हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये प्रैक्टिस है, डेली होती है आप लोगों की। हड़प्पा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका वैदिक सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता। बहुत अच्छा प्रश्न है और सारे बच्चे आंसर करेंगे। जो भी लोग लाइव जुड़ गए होंगे सब लोग आंसर करते चलिएगा। तो हड़प्पा जो है मुख्य रूप से आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में फैली एक प्राचीन नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्यारे साथी का आंसर आना चाहिए और सभी लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये डेली क्लास आपकी 5:30 PM को, ठीक है, इवनिंग में होती है 5:30 पे। आगे आपका है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें क्या शामिल है? पहला और 10वां, पहला 11वां, दूसरा 13वां, दूसरा और 14वां। अशोक के जो शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उनमें क्या शामिल है? तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दूसरा और 13वां जो है शिला। आगे आपका दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित था? धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित था बहुत ज्यादा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो देखिए, बहावी आंदोलन धार्मिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा प्रभावी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहावी आंदोलन आपका धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावी था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहरिक, युक्त है, प्रादेशिक है और रज्जुक दे रखा है। देखिए, अग्रहरिक जो है अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था। ठीक है, अग्रहिक जो था ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये मौर्य शासन से संबंधित नहीं था। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है, सही आंसर है सबका। और सारे लोग आंसर करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए होंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमसे डेली जुड़िए शाम को 5:30 बजे। अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यूपी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अग्रहिक जो है मौर्य शासन का हिस्सा नहीं था। अग्रहार शब्द जो है गुप्त काल और उसके बाद के समय में ब्राह्मणों को दान देने के लिए दी गई भूमि के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि के लिए जो है अग्रहरी शब्द का प्रयोग किया जाता था। युक्त जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ये जो है आपका और काल में जिले के अधिकारी होते थे, जो मुख्य रूप से राजस्व, ठीक है, टैक्स की वसूली करते थे। टैक्स जो है वसूलते थे और लेखा जोखा रखने का कार्य करते थे। प्रादेशिक क्या होते थे? ये जो है वर्तमान में जैसे आप लोग मंडल आयुक्त देखते हैं ना, डिविजनल कमिश्नर को आप लोग जानते होंगे, मंडल आयुक्त वर्तमान के समय में समझिए आप लोग। ठीक है, तो ये जो है उस टाइम में मंडल आयुक्त की तरह होता था, जो न्याय और प्रशासनिक कार्यों का देखरेख करता था। रज्जुक जो होता था ये कौन था? ये अशोक के अभिलेखों के अनुसार, अगर जो हम लोग जानते हैं, जितनी जानकारी है, कि रज्जुक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय और राजस्व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, तो ये क्या था? न्याय और राजस्व प्रबंधन का काम करता था। न्याय प्लस राजस्व प्रबंधन। क्लियर है? अशोक के तीसरे शिलालेख में स्पष्ट रूप से युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नाम अधिकारियों का उल्लेख मिलता है आपको, जिनमें जो है 5 साल में राज का दौरा करने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, हर 5 साल में इन लोग को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। आगे दिया हुआ निम्नांकित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो कौन सा आंदोलन था, बताएंगे सभी प्यारे साथी? क्वेश्चन नंबर 5 का तो ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, 1905 में, ये वही हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में ये शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये आपका सभी को पता होगा, 1917 में हुआ था। रॉलेट कानून, विरोधी कानून जो है आपका, ये आया था 1919 में। और असहयोग आंदोलन जो है आपका, ये 1920 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सारा डेट है, डेट याद रखेंगे आप लोग। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा 5वीं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है।
साथ ही साथ आपका भाग 9 इसमें जोड़ा जाता है। अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। अनुसूची इसमें 11 जोड़ी जाती है, जिसमें जो है 29 विषय का प्रावधान किया गया है। ये सारा जो बताए हैं, सब प्रश्न जो है बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के प्रशासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यही इससे बृहद होने का कारण है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहद होने का कारण आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें दिया गया है? संविधान संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो देखिए 12 से 35 तक भाग 3 मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? इससे आप करेंगे तो सर्वाधिक उचित होगा, बताएंगे सभी लोग। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना आप ब्रिटेन के सम्राट से करेंगे, क्योंकि वो भी नाम मात्र का होता है, भारत का राष्ट्रपति भी नाम मात्र का होता है। तो ब्रिटेन का सम्राट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय में, केरल में, हरियाणा और गोवा में। बताएंगे सभी प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता जो है लागू है, जहां पुर्तगाली कानून के कारण पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है। ठीक है, और 1961 से ये लागू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, गोवा। 1000 झीलों वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 1000 झीलों वाला देश, कितना बढ़िया। देखिए ये झीलें जो हैं ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई है, और देश के परिदृश्य का लगभग 10% हिस्सा जो है आपको झील ही देखने को मिलेगा। इसीलिए 1000 झीलों वाला देश कहा जाता है। और बहुत आसान जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे आपका हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? दो द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, बताएंगे सभी प्यारे साथी। तो हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश जो है आपके श्रीलंका और मालदीव हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और हमारी जो समुद्री सीमा लगती है वो इन्हीं दो देशों से लगती है। ठीक है, ये आपको हम करा चुके हैं। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या फिर ऊटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का बताएंगे। तो दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या फिर कहिएगा ऊटी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऊटी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। ऊटी घूमने जाना है तो तमिलनाडु जाइए, घूम के आइए। आगे है, इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है? धनबाद में अवस्थित कौन सा जो है अनुसंधान केंद्र है? तो केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उपस्थित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है कहाँ पे? पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बिल्कुल सही, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा आपका पश्चिमी घाट में होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है तथा मेघालय में होती है। मेघालय के मासी नाम तो आप लोग फेमस है, जान ही रहे हैं। आगे आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 16 का। ध्यान रखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ठीक है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का अर्थ आपका यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्लियर है? चलिए सभी लोग जो है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की आज जांच की ओर सुझाव दिए? ठीक है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत वित्तीय क्षेत्र सुधारों के जांच की ओर सुझाव दिए? तो ये नरसिम्हा समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर जो है सुझाव दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। सारे बच्चे प्यारे साथी सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर करने से आप खुद को भी चेक कर सकते हैं और फिर बाकी क्लास में भी थोड़ा सा रौनक बना रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नरसिम्हा समिति। देखिए इस समिति का जो गठन हुआ था वो आपका 1991 में हुआ, 1991 में किया गया था। और 1998 में भारत की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए किया गया। तो पहले देखिए 1991 में हुआ, उसके बाद ये 1998 में फिर इसकी
ठीक है, समिति पे ध्यान दिया गया और इसकी सिफारिश को भारत में आधुनिक बैंकिंग ढांचे की नींव रखी गई। 91 में पहले सिफारिश दिया, फिर 98 में इसे सिफारिश दिया और इसी से आपका आधुनिक भारत का नींव रखा गया। भगवती समिति जो है यह मुख्य रूप से बेरोजगारी और जनहित याचिकाओं से, देखिए भगवती समिति के बारे में पूछता है कि पीआईएल के जनक तो यही है, भगवती जी हैं और ये पीआईएल से संबंधित है। क्लियर है। आबिद हुसैन समिति जो दे रखा है, यह समिति लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार के लिए जानी जाती है, तो यह आपका लघु उद्योग के लिए है। आबिद हुसैन लघु उद्योग, क्लियर है। और चलैया समिति दे रखा है और इसका ध्यान था आपका टैक्स रिफॉर्म में, ठीक है, टैक्स कर सुधार में, टैक्स सुधार में, क्लियर है, टैक्स सुधार या कर सुधार बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे दे रखा है, अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य था। वस्तु एवं सेवा कर जो है लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य था देश में एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए और सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। ठीक है, तो सभी के लिए, देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि, सभी अप्रत्यक्ष करों में को बदलने के लिए। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, बैंकों का बैंक कहा जाता है, मौद्रिक पॉलिसी वगैरह बनाता है, मौद्रिक नीति लाता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक में सितंबर बुलेटिन 2025 भारत में निर्धनता के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुल जनसंख्या में निर्धनों की जनसंख्या के घटते प्रतिशत में प्रयुक्त राज्यों का कौन सा क्रम जो है सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर बुलेटिन 2025 में भारत में निर्धनता के स्तर के संदर्भ में झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, क्लियर है। निर्धनों की जनसंख्या में घटते प्रतिशत में इन राज्यों का क्रम यही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2, फिर 4, फिर जो है 3, फिर 1। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। घटते क्रम में बताना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे दिया हुआ पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा या फिर विधानसभा। पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय जो है संरचना को हम लोग अपनाए थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं से एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन किसका है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 22 का आंसर करेंगे। समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा पहचाना जा सके। यह कथन आपका मैकाइवर का है। ठीक है, किसका है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपका मैकाइवर का है। आगे आपका किस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक और न्यायिक कार्य दोनों अलग अलग हो गए 1947-48 के टाइम में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जब देश आजाद हुआ उसी समय आपका इसका प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। बहुत इजी प्रश्न है कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे आपका है, स्थानीय प्रशासन का जनक किसे माना जाता है। माउंटबेटन को, लिटन को, डफरिन को कि रिपन को। ठीक है, तो स्थानीय शासन प्रशासन का जनक जो है रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लाड लगाना हमको पसंद नहीं है, तो भगवान नहीं थे ये, उस समय थे तो उस समय ये लोग नाम के आगे अपना लिखते थे, तो रिपन को है। ठीक है, और रिपन जो है इसको लेके आया था 1882 में, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया गया था 1882 में रिपन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और रिपन के समय में ही पहली जो है पूर्ण जनगणना भी हुई थी 1881 में, सभी लोग जानते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन द मेंस सेफ्टी नारी 2025 है, के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जो है शहर कौन सा है, बताएंगे सही प्यारे साथी। 26 का नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। जैसे कि मेन सेफ्टी कहाँ से आ गया? ये सोच रहे हैं मेंस पढ़ दिए हैं, मेन सेफ्टी के लिए अभी कानून नहीं बनेगा, परेशान ना होइए। वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी नारी 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर आपका कौन सा है। सबसे सुरक्षित शहर आपका कोहिमा है।
ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, कोहिमा है। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही है। हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया? ऑपरेशन फाल्कन क्यों किया गया? गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव शिकार के लिए, ठीक है, व्यापार को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए असम सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया। असम सरकार ने, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, असम सरकार ने। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में आने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन से स्पेस एक्स ने वर्ष 2025 में लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? उसका नाम बताना है क्या है? पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे जो है एक्स स्पेस ने 2025 में लॉन्च किया था, उसका नाम आपका क्या है पूछा गया है। तो फैम 2 मिशन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अभी बिल्कुल सही है। आगे है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए गोई आई स्टेटस मोबाइल लॉन्च किया गया है, ठीक है, गो आई स्टेटस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गो आई स्टेटस। वर्ष 2025 में किस ओलंपियन खिलाड़ी को टेटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 30 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ध्यान रखिएगा कि 2025 में ओलंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए हुए हैं, ठीक सही है। आगे आपका अमेरिका के किस कंपनी ने डिस्कवरी की सफल वापसी के बाद टूर टू मून की भावी योजना की घोषणा की है? देखिए, जिस क्वेश्चन पे पहले प्रैक्टिस सेटों में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, तो बार बार उसको लिखना ठीक नहीं होता, इससे समय ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो जो बच्चे लगातार जुड़ के प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से जहाँ पे जरूरी है वहां पे चीजों को रिकॉल हम जरूर कराएंगे, ठीक है। बाकी जहां जरूरी नहीं होगा वहां पे हम लोग ऐसे मोड में फास्ट निकलेंगे, टाइम बचेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए सभी लोग। तो अमेरिका की स्पेस एडवेंचर कंपनी की डिस्कवरी टू सफल वापसी के बाद टूर टू मून की भावी योजना की घोषणा की गई, ठीक है। स्पेस एडवेंचर, ऑप्शन नंबर ए। उर्वरकों के अधिक उपयोग से किस फसल में रेशेदार इल्ली, ठीक है, का प्रकोप बढ़ता हुआ पाया गया है? उर्वरकों के अधिक उपयोग से सोयाबीन फसल में रेशेदार इल्ली का प्रकोप जो है बढ़ता हुआ पाया गया है। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए में पाया गया है। आगे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33। INS INS शक्ति भारत के स्वदेश निर्मित पहला क्या है? INS शक्ति जो है भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? युद्धपोत है, बड़ा बेड़ा टैंकर है, विध्वंसक है, या रॉकेट प्रक्षेपक है? INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित जो है पहला बेड़ा टैंकर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा आपका, बेड़ा टैंकर है। आगे ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में विचार कीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बताना है। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ठीक है बिल्कुल सही है। इसके पहले चरण में ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट होता है। ये तरल रैमजेट होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि आपके इसके पहले चरण में ठोस जो है प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में तरल जो है रैमजेट होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। यह मिसाइल फायर और फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, करती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका निर्माण भारत और फ्रांस की मदद से किया गया है, तो यहीं पे गलत हो गया ब्रह्मोस के बारे में, बस यही चीज, क्योंकि इसका जो है निर्माण जो है भारत के DRDO और रूस के NPOM, इस दोनों का संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, भारत के ब्रह्मोस जो नाम रखा गया, ब्रह्मपुत्र, और रशिया की आपकी मोस्कवा, मोस्कवा नदी, इन दोनों के नाम पे का नाम रखा गया है। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे सभी। आगे दे रखा है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में किस स्थान पर देश का पहला पशु स्टेम सेल
बायो टैंक का उद्घाटन जो है किया गया? बताएंगे सब लोग कहाँ पे किया गया? इंपॉर्टेंट है। भारत में किस स्थान पर देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो टैंक का उद्घाटन किया गया? आप लोग आंसर कीजिए, एक सेकेंड। चलिए, देखिए 35 का हो जाएगा। भारत में हैदराबाद देश का पहला पशु स्टेम क्षेत्र बायोटैंक का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? संक्रमण मतलब इकोटेन, अनुक्रम आपका सक्सेन, चरम अवस्था क्लाइमैक्स, या फिर कर्मकी सीरल। ठीक है, 36 का बताएंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह आपका संक्रमण इकोटोन कहलाता है। दो या दो से अधिक जो है विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन ये क्षेत्र है। ठीक है, यह क्षेत्र अत्यधिक टिकाऊ और जैव विविधता से भरपूर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, तम्बाकू निषेध दिवस आपका 5 मई, ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37 का। तम्बाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डेज प्रत्येक जो है 31 मई को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है विंडो, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारसिकी उष्ण स्थल माना जाता है? 38 का बताएंगे तो भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से पश्चिमी जो घाट है वो पारसिकी उष्ण स्थल जो है माना जाता है। वर्तमान में भारत में 4 पारसिकी उष्ण स्थल हैं। एक आपका पश्चिमी घाट है, दूसरा आपका पूर्वी हिमालय है, तीसरा आपका भारत वर्मा है, तीसरा आपका सुडालैंड है। अच्छा ये देखिए, ये चारों का चारों आपका पूछता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। ये पहले नंबर पे है। उसके बाद जो पूर्वी हिमालय दे रखा है यहाँ पे, ये आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरे नंबर पे आपका जो है भारत बर्मा क्षेत्र है, और चौथे नंबर पे सूडालैंड है। ठीक है, ये चारों नोट कर लीजिएगा जरूर आप लोग। ठीक है? थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, दिक्कत हो रहा है, विंडोज प्रॉब्लम कर रहा है। विश्व का कोह सुल्तान तुम्हारा कहाँ पे स्थित है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का। विश्व का कोह ए सुल्तान, कोह ए यहाँ होगा, कोहे ए सुल्तान। ठीक है? विश्व का कोहे सुल्तान धुआरा ईरान में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस समय ईरान से कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है, यूएसए का। और धुआं उगलने वाला पर्वत भी इसे कहा जाता है। ईरान में स्थित एक प्राकृतिक भौगोलिक स्थल है जहां जमीन के भीतर से सल्फर गैस और भाप निरंतर निकलती रहती है, तो यहाँ पे धुआं देखने को मिलता है। ठीक है, तो धुआं उगलने वाला पर्वत भी कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे सभी लोग। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 1984 में हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की बात है ये। दुर्घटना आपका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो था, BCIL
के कारखाने में मिथाइल आइसोनेट इस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें जो है पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का बताएंगे सभी लोग। देखिए आपका ये हो जाएगा IIPS मुंबई, ठीक है। IIPS मुंबई में पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS एक जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी यहाँ पे। आगे है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? बताइए सभी लोग, घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में मुख्यतः जो है मानव वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल आदि सब शामिल होते हैं। सौर मंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ठीक है। सौर मंडल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट में, सुंदरबन पे, कच्छ का रण या दंडकारण्य? 43 का बताएंगे सभी प्यारे साथी। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन जो है वनस्पति मुख्य रूप से आपका सुंदरबन में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन में ये पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्र का भी हिस्सा है, ये ध्यान रखेंगे। आगे दिया हुआ है, घरों की साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? घरों की साज सज्जा में, घरों की साज सज्जा में रखी गई सामग्री में कृत्रिम परितंत्र को एक्वेरियम कहते हैं। क्लियर है? एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। इसमें पानी, पौधे, जानवर जैसे मछलियाँ, ऑक्सीजन हो गए, प्रकाश तथा पोषक तत्व हो गए, तो आप लोग सब कुछ लगाते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा। आगे है, सामान्यतः कितने वर्षों के बाद प्रशांत महासागर विध्वंसकारी सुनामी आती है? प्रशांत महासागर में विध्वंसकारी सुनामी आती है। 45 का बताएंगे। तो सामान्यतः जो है 15 वर्षों के बाद देखा जाता है प्रशांत महासागर में विध्वंसकारी सुनामी आती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे दिया हुआ है, कार्यालय लेखन या पत्राचार का रूप क्या है? सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना या उपयुक्त सभी? 56 का बताएंगे सभी प्यारे साथी। देखिए, जो बच्चे डेली इस तरीके की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं, मेरे साथ 5:30 पे शाम को जुड़िए, 5:30 PM को। और एक आपकी प्रैक्टिस सेट होती है 7:30, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग जुड़िए और इसका जो है आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए, ठीक है।